हमारे नाम होता है, एक सरनेम होता है, एक रिलीजन होता है, एक नेशनैलिटी होती है, हर तरह की पहचानें होती हैं हमारी, राइट। इसमें जो कुछ भी लिखा है उसको ध्यान से देखिएगा, ये सब बाहर से आती है। ऑल दीज आइडेंटिटीज, कुछ जरूरत नहीं डिस्कस करने की, सुनो, ये सब बाहर से आती है और चूंकि ये बाहर से आती है इसीलिए ये जा भी सकती है। दैट इज द रीजन व्हाई रिकेश सेज कि अपने बारे में सोचते रहेंगे क्या। ये वाला जो आई है ये बड़ा इनसिक्योर होता है, ये हमेशा डरा हुआ रहता है। ये डर को इसलिए रहता है क्योंकि आया ही बाहर से है, ये आया ही बाहर से है। इसने जो कुछ पाया है इसमें किसी न किसी दूसरे का रोल जरूर है, और चूंकि ये बाहर से आया है इसीलिए बाहर वापस भी जा सकता है। क्योंकि ये बाहर से आया है इसीलिए बाहर वापस भी जा सकता है, इसीलिए ये सोचता रहता है, सिक्योरिटी की तलाश करता रहता है। ये सोचता रहता है, सिक्योरिटी की तलाश करता रहता है। उदाहरण के लिए, who am I? I am a successful student. I am a successful student. अब हम अपने आप को सक्सेसफुल स्टूडेंट इसलिए नहीं मानते हैं कि हमने कुछ जान लिया है साइंस में, टेक्नोलॉजी में या किसी भी और क्षेत्र में। We do not believe ourselves to be successful for reasons purely internal to us. Internal reasons के हम आपको सक्सेसफुल नहीं मानते, हम अपने आप को सक्सेसफुल इसलिए मानते हैं क्योंकि किसी और ने हमें कुछ मार्क्स या सर्टिफिकेट दे दिए, राइट। किसी और ने हमें मार्क्स या सर्टिफिकेट दे दिए, ठीक है। मार्क्स सर्टिफिकेट किसी भी तरह से मिलते रहे उस दूसरे से मार्क्स सर्टिफिकेट हम तो अपने आप को नहीं देते, कोई और लाके देता है। उस दूसरे पे हम पूरी तरह निर्भर हैं, उस दूसरे पे हम पूरी तरह निर्भर हैं। तो अब यहाँ पर डर का आना स्वाभाविक है, क्योंकि आपकी जो पहचान है कि आई एम अ सक्सेसफुल स्टूडेंट, वो निर्भर हो गई है किसी और पे। बात समझ में आ रही है? तो ये जो आई है, आई एम अ सक्सेसफुल स्टूडेंट, ये हमेशा डरा हुआ रहेगा। ये डरा तब ना हो जब ये अपनी सक्सेस को दूसरों से हटा के परिभाषित करे। अगर ये सक्सेस की परिभाषा ये जाने कि सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि मेरे इतने मार्क्स आ गए या मुझे डिग्री मिल गई या मुझे नौकरी मिल गई। अगर ये सक्सेस की परिभाषा ये जाने कि सक्सेस का मतलब है कि मैंने बिल्कुल इमर्शन में डूब करके कुछ पढ़ा और उसे जाना, अगर ये सक्सेस की ये परिभाषा जाने तो कभी नहीं डरेगा, क्योंकि इसने जान लिया तो जान लिया, इसमें कोई दूसरा क्या करेगा, कोई डर की वजह नहीं है। बट बिकॉज whatever we are is dependent on somebody else, hence we are always in conflict, always afraid. ठीक है। ये जो आई है जिसके नीचे आपने बहुत कुछ लिखा है, उसके नीचे लिख दीजिए लवलेस। लवलेस, ये कभी लव को नहीं जान सकता, ये कभी लव को नहीं जान सकता, क्योंकि एक बहुत सीधी सी बात है कि जहां पर फियर है, इनसिक्योरिटी है, वहां पर लव के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है। तो बात सीधे निकल के आती है कि हरकेश जो तुम कह रहे हो कि हमेशा अपने बारे में ही सोचते रहेंगे, लव योरसेल्फ, तो क्या अपने बारे में ही सोचते रहेंगे, तुमने बहुत गलत समझा। Loving yourself does not mean thinking about yourself, क्योंकि थिंकिंग का तो मतलब ही है लवलेसनेस। थिंकिंग आपको इतनी ज्यादा अपने बारे में करनी ही इसीलिए पड़ती है क्योंकि आप डरे हुए हो। आप दिन रात क्या सोच रहे होते हो अपने बारे में, आप देखिए आप दिन रात में क्या सोच रहे होते हो। आप जो भी कुछ सोच रहे होते हो, या तो सीधे सीधे या घूम फिर के, उसमें डर के लिए बहुत जगह है। हम दो ही तरीके से सोच रहे होते हैं, हमारे सारे विचार जो होते हैं, माइंड की सारी करतूत दो शब्दों में आ जाती है, ग्रीड एंड फियर, और दोनों एक ही चीज है। आप या तो ये सोच रहे होते हो मुझे कुछ मिल जाए, बी इट अ सर्टिफिकेट और अ मेडल और एन एप्रिसिएशन और अटेंडेंस, कुछ भी है जो मिल जाए, या आप ये सोच रहे होते हैं कि कुछ मुझसे छीन न जाए। और ये दोनों एक ही बात है, दोनों ही डर के ही नाम है। आप या तो एम्बिशंस में जी रहे होते हैं कि 4 साल बाद इंजीनियर बनूंगा तो कुछ मिल जाएगा, विच इज ग्रीड,
या आप घर में जी रहे होते हैं कि अगर ना बना तो मेरा क्या होगा, क्या मैं दिखाऊंगा घर वालों को, क्या करूंगा, इतनी फीस दी है, 4 साल लगाएंगे, which again are both the same thing. So thought is essentially coming from fear itself. Now love is obviously absent where there is fear or greed or any of these things. ठीक है, तो जहां पे कहा जाता है, सवाल आता है कि फिर स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ कि लव योरसेल्फ फर्स्ट, ये जिस भी एक्टिविटी में आया था, निश्चित रूप से हमने इसको समझा नहीं, और जिसका एक प्रमाण ये है कि इनको क्या, यहाँ पर बहुत कम लोग हैं जिन्हें पता है कि वो किस एक्टिविटी में आ रहा है, जहां भी आया था उसको हमने समझा नहीं। लव योरसेल्फ फर्स्ट का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, और किसको जानोगे, इस माइंड को, यहाँ पे चल क्या रहा होता है हर समय। We are more or less like this fan, जो काम तो हर समय कर रहा होता है लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं होता है कि क्या कर रहा है। अभी आप में से बहुत सारे लोग हैं जो खोए हुए हैं थॉट्स में, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, कुछ लोग खिड़की से बाहर देख रहे हैं, कुछ पड़ोसी के साथ मग्न हैं। क्या उनको ठीक ठीक पता है कि वो क्या कर रहे हैं? नहीं। ये वैसी ही बात है कि जैसे ये माइक है, ये सब कुछ सुन रहा है जो मैं कह रहा हूं, सुन ही नहीं रहा है, ये उसको एम्प्लीफाई करने में मदद भी कर रहा है, लेकिन इसे पता कुछ नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूं। हमें से ज्यादातर लोग यहाँ पर इसी तरह बैठे हुए हैं और इसी तरह सुन रहे हैं, शब्द उनके कानों पे पड़ तो रहे हैं पर उन्हें कुछ पता नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूं। अब वो मुर्दा है, वो बिल्कुल मशीन की तरह है, जैसे माइक है जिसे कुछ पता नहीं कि क्या कहा जा रहा है, भले ही ये चुपचाप हो, ये अपनी ओर से कोई नॉइस पैदा कर नहीं रहा है, लेकिन ये कुछ समझ भी नहीं रहा। तो ऐसे ही हम जीवन बिता देते हैं। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है इसका बिल्कुल उल्टा, कि मैं समझ रहा हूं, मैं ध्यान में हूं और मैं जान रहा हूं। लव वहीं पर संभव है। Can I love something that I do not understand? Can I love something that I do not understand? And if I claim to do that, what kind of love would that be? अगर मैं किसी ऐसी चीज को प्रेम करने का दावा करता हूं जिसकी मुझे समझ ही नहीं है, तो निश्चित रूप से बड़ा खोखला प्रेम है। तो लव और अंडरस्टैंडिंग ये दोनों बहुत ज्यादा आपस में संबंधित शब्द हैं, और अंडरस्टैंडिंग का मतलब है ध्यान। अगर हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हम इसकी तरह मुर्दा है, और मुर्दा वस्तु में प्रेम नहीं करती। Are you getting it? बात कुछ समझ में आई है? Alright, we move on to the next question. Yes. अगर एक सांप किसी व्यक्ति के पीछे भाग रहा है, वो उससे डरता है, तो वो एज कंपेयर टू जिसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा तेज भाग सकता है। बेटा, एक शीशा होता है, मिरर, और एक फोटोग्राफिक किट, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, क्या था? देखो, समझना पड़ेगा फियर को। एक मिरर है, तुमने सांप को उदाहरण दिया था, एक मिरर है और एक फोटोग्राफिक प्लेट है, ठीक है? फोटोग्राफिक प्लेट जानते हो ना, जो पहले कैमरा आते थे उनमें लगती थी, वही जो रील होती थी जो आगे बढ़ती रहती है। हाँ, मिरर के सामने सांप आया और मिरर के बगल में फोटोग्राफिक प्लेट रखी है, उसके सामने सांप आया। सांप आया तो दोनों में दिखाई देगा, मिरर में भी और फोटोग्राफिक प्लेट में भी, उसका जो रिफ्लेक्शन है दोनों में दिखाई देगा कि नहीं देगा? देगा। फिर सांप चला गया, क्योंकि कोई भी सांप सदा के लिए नहीं होता, कोई भी डरावनी चीज सदा के लिए नहीं होती, कोई भी खतरा सदा के लिए नहीं होता। सांप आया और चला गया। मिरर में क्या हुआ? अब सांप चला गया तो मिरर में क्या है? मिरर में सांप की इमेज बची नहीं? बची ना। और फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या हुआ? वो बच गई। सांप अभी है क्या? लेकिन प्लेट पे सांप अभी भी बैठा हुआ है, और ये प्लेट अब डर गई है सदा के लिए, ये सांप से मुक्त नहीं हो पाएगी। हमें से ज्यादातर लोगों के मन इस फोटोग्राफिक प्लेट की तरह है, जो पूरा इतिहास अपने आप में समेटे रहते हैं। हमारे साथ जो कुछ होता है हम उससे मुक्त नहीं हो पाते, वो हमारे मानस पे
एक परमानेंट निशान छोड़ जाता है। अब वो सांप चला गया, कब तक चला गया, लेकिन फोटोग्राफिक प्लेट उसकी इमेज को अभी भी पकड़े हुए है, जैसे कि वो अभी हो। हमारे मन मिरर जैसे नहीं है कि जो है उसको देखा, समझा, उस पर एक्शन भी किया, पर जब वो नहीं है तो उससे मुक्त हो गए। हमारे मन ऐसे नहीं। तुम अगर मात्र सांप से डर रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। जब सांप सामने है तो डर लो, पर तुम सांप से नहीं डरते, तुम सांप की स्मृति से भी डरते हो। तुम अपना पूरा जीवन सांप के ख्यालों में डर डर के बिता देते हो। बात समझ में आ रही है? फियर प्रकृति का एक टूल है ताकि शरीर की रक्षा हो सके, और बस इतना ही उसका उपयोग है, बस इतना ही उसका उपयोग है। लेकिन चूंकि हमारा मन कंडीशन है, चूंकि हमारे मन में प्लास्टिसिटी है, उस पर धब्बे छूट जाते हैं, तो हमने फियर को एक साइकोलॉजिकल डिजीज बना दिया है। फियर का उपयोग निश्चित रूप से जान बचाने में फियर काम आता है, तुमने बिल्कुल ठीक बोला। जब मन फियर महसूस करता है तो कई तरीके के केमिकल्स रिलीज होते हैं। एड्रेनलिन का नाम सुना है? यस सर। और उससे तुम्हारी एनर्जी बढ़ती है और तुम भाग सकते हो, और बहुत सारी चीजें हैं। फियर का काम है, निश्चित रूप से है। लेकिन तुम तो तब भी डरे हुए हो जब कोई फियर नहीं है, तुम अभी भी डरे हुए हो, तुम लगातार डरे हुए हो। जैसे फोटोग्राफिक प्लेट, सांप कब तक निकल गया, वो अभी भी डरी हुई है। अब दिक्कत है, अब ये बीमारी बन गया है। अब ये जो डर है ये बीमारी बन चुका है, एक मानसिक रोग, और हम अपना पूरा जीवन इसी तरीके से बिताते हैं जो है नहीं उसके डर में। अच्छा, तुम में से कितने लोग फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हो? अक्सर पाते हो कि सोच रहे हैं कि 2 साल बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा। कितने लोग पाते हो सोच रहे हो? मान लो क्या भविष्य आ गया है? नहीं, पर तुम भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहते हो, और अगर ईमानदारी से देखोगे तो उन कल्पनाओं में तुम्हें डर भी लगता है। ठीक है ना? लगता है कि नहीं लगता है? अभी कुछ हुआ नहीं, लेकिन अतीत के अनुभवों के आधार पर तुम डरे हुए बैठे हो कि भविष्य में न जाने क्या हो जाएगा। ये बीमारी है, ये रोग, ये रोग। और ये रोग कैसे है? ठीक इस वक्त भी तुम में से कुछ लोग भविष्य के बारे में सोच रहे हो। 2 साल आगे के बारे में सोचो तो वो भी भविष्य है, और 2 घंटे आगे के बारे में सोचो तो वो भी भविष्य है। अभी तुम लोग कुछ ना कुछ सोच ही रहे हो, आज दिन में क्या करना है, 1 मिनट के बाद या 20 मिनट बाद या कुछ भी। और जो लोग आगे के बारे में सोच रहे हैं वो इस वक्त सुन नहीं सकते, उन्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा होगा। डर ये कर देता है तुम्हारे मन के साथ। डर तुमको अतीत में ले जाता है, भविष्य में ले जाता है, सिक्योरिटी के ख्यालों में ले जाता है, और जहां जीवन है, जहां वास्तविक जीवन है, जहां कुछ हो रहा है, उससे तुमको दूर कर देता है। वास्तविक जीवन अभी है, तुम अभी सांस ले रहे हो, तुम अभी जिंदा हो। तुम ना अतीत में सांस ले सकते हो ना भविष्य में ले सकते हो। जो कुछ हो रहा है वो अभी हो रहा है, और डर की जो बीमारी है वो तुम्हें इससे बिल्कुल दूर ले जाती है। वो तुमसे कहती है कि ये कुछ खास नहीं है, देखो आगे बड़ा खतरा है, उसकी तैयारी करो। अभी जो हो रहा है ये कुछ खास नहीं है, आगे एक बड़ा खतरा आने वाला है, उसकी तैयारी करो। और आगे जो जितने भी तुम्हें खतरे बताती है वो ऐसा नहीं है कि दूरदृष्टा है, उसे आगे कुछ दिखाई पड़ गया है। तो सारे खतरे आगे के, उसके पीछे जो कुछ हुआ है अतीत में, उसी की कल्पना को आगे और प्रोजेक्ट कर दिया है। ठीक वैसे ही जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मेरे सामने देखने के 2 विकल्प होते हैं। एक तो ये कि ये जो विंड स्क्रीन है मैं इससे देखूं कि आगे रोड पे क्या है, और दूसरा ये कि मेरे पास रियर व्यू मिरर है, मैं रियर व्यू मिरर से देखूं कि पीछे क्या है। आप ऐसे ड्राइवर को क्या कहेंगे जो गाड़ी आगे चला रहा है लेकिन आगे क्या है ये देखने की जगह वो रियर व्यू मिरर से पीछे देख रहा है और कल्पना करता है कि आगे भी यही होगा, और कल्पना करता है कि आगे भी यही होगा। अभी अभी पीछे वो स्पीड ब्रेकर से उछल के आया है, और आगे के लिए भी उसने स्पीड 20 की कर दी है कि बड़ा खतरा है। या पीछे रोड बहुत बढ़िया थी, बिल्कुल साफ थी, 100 की स्पीड से गाड़ी चला रहा था, तो उसने आगे की भी यही कल्पना कर रखी है कि
आप भविष्य के बारे में जो कुछ सोचेंगे, चाहे वो सपने हो, उम्मीदें हो या डर हो, वो सब कुछ आपके अतीत से ही आता है। और ये मन के फोटोग्राफिक प्लेट जैसा होने का सबूत है कि अतीत अटक के रह गया है मन पे। अतीत जो है मन पे अटक के रह गया है, मन उससे साफ नहीं हो पा रहा। अच्छा, एक दूसरा उसी में आगे दो, फोटोग्राफिक प्लेट पे एक इमेज बन रही, ठीक है ना। अब उसी को दोबारा एक्सपोजर दो, दूसरी इमेज दो, तो क्या दूसरी इमेज साफ आ पाएगी? फोटोग्राफिक प्लेट का एक बार एक्सपोजर हो गया, उस पर कोई इमेज आ गई है, ठीक है, और वो इमेज उस पर अटकी हुई है, अटकती ही है, फोटोग्राफिक प्लेट का काम ही यही है। तुम उसको दोबारा एक्सपोजर दो, वर्तमान की तस्वीर खींचने की कोशिश करो। ऐसी फोटोग्राफिक प्लेट पे अब तुम वर्तमान की नई असली तस्वीर खींचने की कोशिश करो, तो क्या आएगी? कुछ कुछ आएगी, पर वो घुली मिली रहेगी, उसमें मिलावट रहेगी अतीत की। तो तुमने अतीत में फोटो खींची थी सांप की, और अभी फोटो खींच रहे हो अपने दोस्त की, तो कुछ ऐसी फोटो आएगी जिसमें तुम्हारे दोस्त का मुंह सांप जैसा होगा। बात समझ रहे हो? दोनों फोटो का, दोनों ही तस्वीरों का आपस में मिश्रण हो जाना है। और ऐसा ही हमारे साथ होता है। अभी क्या है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। अतीत में किसी ने कुछ बुरा कर दिया, तो फिलहाल जो आदमी भी मुझे बुरा लग रहा है, मुझे सब पे शक हो रहा है। अतीत में सांप था, तो मुझे अभी भी अपने दोस्त का मुंह भी सांप जैसा दिखाई दे रहा है। ये एक प्रतीक है, इस बात को समझो कि किधर को जा रहा है। Are you getting it? Yes.